ध्यान दो, अर्थ की सरफेस के साथ 90 का एंगल बनाते हो, तो हमने ये अर्थ की सरफेस के साथ 90 का एंगल बनाते हुए तो इसे थ्रो किया है। यस सर। यस सर। हाँ अनुष्का, बात समझ में आ रही है? यस सर। जहां भी कोई प्रॉब्लम हो तुरंत पूछना सभी, समझे? आगे देखो, थ्रो करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हमने मान लो किसी बॉडी को ऐसे थ्रो कर रहे हैं, ऐसे थ्रो कर रहे हैं, समझ रहे हैं? यस सर। लेकिन ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो ये, केवल और केवल ये नहीं। अच्छा, अब ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी लिखा है ना, इसके साथ ब्रैकेट में ये वो लिख लें, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। इसके साथ ब्रैकेट में ये लिखो, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन इन ए वर्टिकल प्लेन। हाँ भाई, बात समझ में आई नहीं है? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हमने ये कहा सौरभ, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन वर्टिकल। ठीक है, सुनो यस सर। ध्यान से सुनो सभी, ये नया टॉपिक है और ये पुराने वाले से कठिन है, थोड़ा ध्यान समझेंगे। हमने आपको बताया 2 जगह क्रॉस लगाया है, ये वाली बात नहीं कर रहे हैं, ये वाली बात नहीं कर रहे हैं। हमने अभी बोला था आओ ना, क्या अर्थ सरफेस के साथ 90 का एंगल बनाते हैं। यस सर। आप देख रहे हैं यहाँ तो 90 का एंगल नहीं बनना है, यहाँ तो कुछ और बनना है, लेकिन इसमें 90 का बनना है। तो फिलहाल हम जो स्टडी कर रहे हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन वर्टिकल प्लेन। हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी बॉडी जब थ्रो की जाए अर्थ के साथ 90 का एंगल बनाते हुए, वही बात यहाँ एप्लीकेबल है और कोई बात एप्लीकेबल नहीं। बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर। यस सर। लिखो, when a body is thrown vertically up, सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ रिपीट कर रहा हूँ, when a body is thrown vertically up, such that its velocity makes an angle 90 degree. Sir, its velocity Makes an angle 90 degree with horizontal with horizontal. Then this motion is called motion under gravity in a vertical straight line.
हाँ भाई, सभी लिख लिए? नहीं, Yes, sir. यस सर। थोड़ा ध्यान दीजिए। इस फिगर को मिटा रहे हैं। अब मैं तो इसे मिटा दे रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। अगर कोई बॉडी ऊपर से गिरा दी जाए, लेकिन गिराई भी ऐसे ही जाए, ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, व्हाट, इट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। दोबारा सुनो, बॉडी इज ड्रॉप, जैसे मान लीजिए आप अपनी बिल्डिंग से किसी बॉडी को नीचे गिरा दें, लेकिन वो गिराएं तो ऐसे ही गिराएं बिल्कुल, तो वो जब गिराएंगे तो यहां से गिराएंगे तो ऐसे ही तो आएगी नीचे। बोलो, हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। बात समझ में आ भी रही है या नहीं? देखो, जैसे ये है, ये गिरा दिया तो ये ऐसे ही तो आई। बोलो, Yes, ऐसे ही sir. तो आ यस गई। सर। अच्छा, अगर आप इसे, अगर आप ऐसे फेंकते, ऐसे, तो जब ऐसे फेंकोगे, जैसे मान लो मैंने इसे ऐसे फेंका, तो ऐसे गिरा ना, तो वो वर्टिकल मोशन नहीं है, वो अलग टाइप की मोशन है, उसे बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा इंटरेस्ट है कि नीचे से ऊपर थ्रो किया जाए, ऐसे जाए, या फिर ऊपर से नीचे आए तो ऐसे आए, स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करे। भाई बात समझ में आई आप लोगों के या नहीं? Yes. Yes, sir. यस सर। मोशन करे केवल और केवल स्ट्रेट लाइन में, तो हम उसे कहेंगे, सर, हाँ बट वो तो फ्री फॉल के केस में होना चाहिए ना, अगर ऑब्स्टिकल हो फॉल के बीच में तो। हाँ, दोबारा बोलो, ऑब्स्टेकल हो बीच में। सर वो तो फ्री फॉल के टाइम पे होना चाहिए ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम फ्रीली मूव कर रहे हैं, मतलब थ्रो कर रहे हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो, फ्री फॉल की, हम यहाँ फ्री फॉल की ही बात कर रहे हैं अनुष्का, समझ गए? ओके सर। यस सर। मतलब हम यहाँ जो कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं वो ये है कि बॉडी वर्टिकली मोशन करे, चाहे वो ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करती नजर आए। अब भाई एक बात बताओ, तो ये फिगर भी बना लो, मतलब ये भी आप लिखेंगे मोशन इन ए वर्टिकल स्ट्रेट लाइन लिख दो, क्योंकि ये अभी तो ये जब ये यहाँ से हिट करेगा अर्थ को, तो 90 के एंगल पर ही तो हिट करेगा। यस सर। हाँ, होना, बात समझ में आ रही है नहीं? Yes, sir. बेटा भाई, यस सर। ध्यान दीजिए, जैसे कोई क्रिकेटर किसी बॉल को हिट करता है तो ऐसे जाके गिरती है। बोलो, यस सर। तो ये मोशन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ये मोशन नहीं है, समझ रहे हैं? यस सर। लिख लो भाई, क्योंकि यहाँ थीटा की वैल्यू 90 नहीं है, थीटा की वैल्यू कुछ और है। बोलो, लेस देन 90 है, हाँ या ना? यस सर। लिख लो, दिस मोशन is not vertical motion under gravity, फुल स्टॉप लगा लिखोगे, it is projectile motion। ये मोशन क्या कहलाती है?
प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। इसे हम पढ़ेंगे आगे, फिलहाल हम इसमें इंटरेस्ट नहीं। बात समझ में आ गई या नहीं? Yes, यस sir. सर। अब कुछ बातें समझ लो जो न्यूमेरिकल में अक्सर यूज होती। पिछले क्लास में भी हम थोड़ी बहुत बातें किए थे। ऐसे समझो, जब कहीं ये कहा जाए जो मैं बोल रहा हूं, बोला जा रहा है ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड या ए वेलोसिटी इज गिवन टू ए बॉडी, ध्यान दे लो, लिखें आप कुछ बातें लिखें। देखो भाई, यस सर, लिख लिया। बात ये हो रही है, ये दोनों स्टेटमेंट जो लिखाए गए हैं इनका मतलब एक ही, लेकिन इसका मतलब है क्या, उनके बारे में बात कर। ध्यान से सुने और समझें। देखो, ए बॉडी इज गिवन वेलोसिटी, हम यहाँ अब हम स्टूडेंट ये समझाने जा रहे हैं कि वेलोसिटी दी कैसे जाती है। तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। जैसे मान लीजिए यही है, इसको मैं ऊपर की तरफ थ्रो करूंगा तो मैं क्या करूंगा, पहले ऐसे मैं अपने हाथ में लूंगा और अपने हाथ को जो है इस तरीके से ऐसे बनाऊंगा और फिर ऊपर की तरफ ले जाऊंगा और अपने हाथ से इस बॉडी पर एक फोर्स लगाऊंगा। उस फोर्स से ये बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी, हाँ या ना? यस सर। यस सर। लेकिन अब मुझे आप लोग ये बताओ, जैसे ही मैंने इसको अपने हाथ से फोर्स लगा के ऊपर की तरफ छोड़ दिया, थ्रो कर दिया, एक बार जब मैंने इसे थ्रो कर दिया तो क्या फिर दोबारा से मैं उस बॉडी पर फोर्स लगा सकता हूँ? नो सर। भाई मान लीजिए पहले मैंने फोर्स लगाया लेकिन मैंने देखा कि जो बॉडी को वेलोसिटी मिली वो कम मिली। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं बॉडी मेरे हाथ में आए बगैर, मतलब बॉडी तो हवा में चली गई, एयर में चली गई, भाई बॉडी एयर में और मैं बिना मतलब जो है नीचे आई, मैं कह रहा हूँ उस पर फोर्स लगा दूं जिससे कि उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं। नो यस सर। सर। कहने का मीन्स ये हुआ कि एक बार जो आपने वेलोसिटी दे दी है, नहीं है, वो वेलोसिटी दे दी, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, आप लोगों के ये बात समझ में आई जो मैंने कहा? सर वो तो Yes, ठीक sir. है, लाइक चेंज नहीं कर सकते, बट अगर लाइक कोई हम लाइक विंड आ गया बीच में तो उसका वेलोसिटी तो चेंज हो ही जाएगा। दोबारा बोलो, समझे नहीं, क्या करें आप? सर कोई विंड आ गया या फिर कुछ हो गया तो उसका वेलोसिटी तो चेंज हो ही जाएगा। बिल्कुल सही, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे, जब तक किसी न्यूमेरिकल में ये ना कहा जाए कि विंड आ गया, यस सर। तब तक आप ये मान के चलेंगे ना तो विंड है और ना कुछ और है। मतलब ऐसे मान के चलो, हम एक ऐसे प्लेस की बात कर रहे हैं जहां कोई विंड नहीं है और विंड तो क्या, कुछ भी नहीं है,
ओके सर। मतलब कोई फोर्स लगाने वाला सोर्स अवेलेबल नहीं है। फोर्स जो एक बार लगा दिया वो हमने उसको अपने हाथ से थ्रो करके लगा दिया, जितनी वेलोसिटी दे दी वो दे दी, उसके अलावा फिर एक बार हाथ से निकल गया फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ओके सर। तो ये बात जो आपने पूछा, अच्छा क्वेश्चन पूछा, इस बात को माइंड में रखेंगे कि हम एक बार उसको वेलोसिटी दे दिए उसके बाद हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं, वो हमारे कंट्रोल में सर नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर जगह ही है, तो कोई ना कोई फोर्स तो उस पे एक्ट कर ही रहा होगा। हाँ बिल्कुल, इन्होंने भी सही अच्छा क्वेश्चन पूछा। वास्तव में सच्चाई यही है, मैं इसी पॉइंट पर आने वाला था। ऐसे मान के चलो अनुष्का, एक बार जब आपने उसे थ्रो कर दिया उसके बाद केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कभी भी कोई फोर्स अवेलेबल नहीं है। ओके जैसे सर। इन्होंने कहा था अवनाने कि विंड आ गया, तो विंड भी एक, वास्तव में विंड आ सकती है, फोर्स लगाएगी वो, लेकिन हमें ये बात कर रहे हैं कि केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स इज अवेलेबल एंड नो एनी अदर एक्सीलरेटेड और रिटार्डेड फोर्सेस आर अवेलेबल। बात समझ में आ गई या नहीं आ? यस सर। लिखो Yes, जल्दी sir. लिखो, लिखो नोट करके लिखो, मैं कुछ बोल रहा हूँ, लिखें। Only gravitational force is present and no other retarding or accelerating forces are available except gravitational force। बात समझ में आई सभी स्टूडेंट्स की या नहीं? सर यस सर। नो अदर के बाद क्या बोला? हाँ मैं बोलता हूँ दोबारा से, only gravitational force is present and no other accelerating or retarding forces are available except gravitational force। आओ ना, अब बात समझ में आ गई सारी, फंडामेंटल क्लियर हो गया बेटा? यस सर। न्यूमेरिकल में आपसे इन बातों को कहेगा नहीं, लेकिन आपको अपने आप समझ लेना है कि केवल ग्रेविटेशनल फोर्स है और कोई फोर्स है ही नहीं। जो समझाने जा रहे हैं ये अधिक 90% बच्चे यहाँ प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप लोग प्रॉब्लम में फंसे। सर तुम्हारा माइक बंद है? सर न्यूमेरिकल में वेलोसिटी दे रखी है कोई, हम्म तो जैसे आपने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी? हाँ, अब धीरे धीरे करके उन्हीं पे आ रहे हैं, वही जो तुम पूछ रहे हो उन्हीं बातों पर आ रहे हैं। ठीक है। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है 90% बच्चे यहाँ उलझ जाते हैं, ठीक है? इसलिए जितने भी डाउट हो अपने क्लियर करते हुए चलना, दोबारा पूछने की जरूरत ही ना पड़े, पहले ही क्लियर कर ले, है नहीं? ठीक है, अब समझो इधर, हमने यहाँ पर कहा है कि केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स अवेलेबल है और कोई फोर्स अवेलेबल नहीं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी बॉडी पर जो लगता है वो ऑलवेज वर्टिकली डाउन लगता है। यस सर। लिख लें आप, नोट करके मतलब वही जो नोट करके तो लिख लें, अगला पॉइंट बना के लिख लें। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए बॉडी, ब्रैकेट में लिख लेंगे, इक्वल टू इट्स वेट, इक्वल टू इट्स वेट, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, इक्वल टू इट्स वेट, ब्रैकेट में ये वाला लिख लें, W इजिकल टू mg।
इक्वल टू इट्स वेट, ब्रैकेट में लिख लें इक्वल टू इट्स वेट, और वहीं में लिख लें W इक्वल टू mg, ब्रैकेट क्लोज। ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउन, always act vertically down on the body. अच्छा, मुझे ये बताओगे कोई कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता कौन है? ग्रेविटी। हैं? सर ग्रेविटी के कारण लगती है, अर्थ अपनी तरफ खींचता है। ग्रेविटी के कारण लगती है, बात सही है, लेकिन अगर हम ये कहें कि अर्थ लगाती है तो ज्यादा अच्छा है। यस समझ गए नहीं? ये फोर्स Yes. सभी, आपने क्या लिखा जरा एग्जैक्ट स्टेटमेंट बोलना। Gravitational force on a body to its weight, W is equals to mg, always acts vertically down on the body. हाँ, फुल स्टॉप लगा के लिखें इसी में, दिस फोर्स इज अप्लाइड बाय द अर्थ, this force is applied by the earth on the body, this force is applied by the earth on the body, ब्रैकेट में लिख लो, बॉडी इज इन मोशन और नॉट इन मोशन, मतलब बॉडी मोशन में हो या ना हो। आप समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. बॉडी मोशन में है तब भी लगेगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स, और अगर बॉडी मोशन में नहीं है तब भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स स्टूडेंट्स ये हुआ लगेगा ही लगेगा, चाहे बॉडी मोशन में हो, यानी जितनी भी ऑब्जेक्ट्स अर्थ पर रहती हैं या अर्थ से ऊपर हवा में टिकी हुई हैं, सभी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगे। बातें समझ में आ गई या नहीं आ गई? Yes, sir. Yes, sir. अब आप याद करो, इसकी डायरेक्शन अभी हमने बताया कितनी, नीचे की तरफ वर्टिकली, सुनो वर्टिकली डाउन। पिछले क्लासेस में हम बहुत अच्छे तरीके से समझाए थे कि एक्सीलरेशन का जो सोर्स होता है वो फोर्स होता है, याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यानी Yes, sir. फोर्स, हाँ, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा, और फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सेलरेशन नहीं। बोलो, सर समझ गए नहीं? सर एक डाउट है हाँ बोलो। सर, ये जो लिखा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉडी इक्वल्स टू इट्स वेट, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो वेट इस फॉर्मूले से दिया जाता है, पहले तो ये समझ लो, आगे पढ़ेंगे इसे। एम है मास ऑफ बॉडी, और जी है भाई एक्सीलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी, और ये W कहलाता है वेट। तो वेट का मतलब होता है, यानी अर्थ किसी बॉडी पर इतना फोर्स अप्लाई करती है। जैसे मान लो अगर मैं ये कहूं आपका मास 40 किलोग्राम है, तो आप पर जो अर्थ फोर्स अप्लाई कर रही होगी वो 40 मल्टीप्लाइड बाई जी। समझ में आया नहीं? यस सर। अरे भाई बातें समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. अर्थ इतना फोर्स अप्लाई कर, W इजिकल टू mg के लिख लिए सभी? Yes, sir.
अब थोड़ा ये फिगर बना, एक बॉडी ये है, इसका मास m है, एक बॉडी ये है, इसका मास है 50 किलोग्राम, एक बॉडी ये है, इसका मास है 100 किलोग्राम। बोलो। Yes, sir. तो इन सब का वेट नीचे की तरफ लगेगा। बोलो। Yes, sir. अगर मान लो कोई बॉडी अर्थ पर भी रखी है तब भी, मान लो इसका मास है 200 किलोग्राम, सुनो, तो इस पर वेट कितना हो जाएगा mg के? बोलो। Yes, sir. इसका वेट कितना होगा? 50 G. 50g। इसका वेट 200 G. और इसका वेट, 100 G. और मैंने आपको समझाया था एक फॉर्मूला, भाई देखो ये वेट यानी फोर्स ही है भाई। F इजिकल टू ma याद आ रहा है? हेलो। Yes, sir. तो यहाँ हम Yes, sir. F को W से दिखा रहे हैं, बात तो एक ही है। तो A कितना आ जाएगा? W अपॉन m, हाँ या ना? Yes, sir. A क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सीलरेशन। और W हो गया वेट यानी फोर्स। तो बताओ भाई इसका एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? W अपॉन g, यानी W की जगह लगा दें mg। बोलो। Yes, sir. mg upon mg G. अपॉन m, इसका मास m है ना, तो A कितना आ गया इसका g। बोलो। Yes, sir. सौरभ ये बात समझ में आई नहीं? सर ये बात समझ में नहीं आई सर, ये कैसे? दोबारा देख लो, कोई बात नहीं। हमारे पास A का फॉर्मूला ये हो गया W अपॉन m, तो W की जगह हमने ये mg लगा दिया, तो m से m कट जाएगा, तो A बराबर g तो रह गया। सर हमने G को M से रिप्लेस कर दिया है। हैं? सर यहाँ पे लिखा है A इक्वल टू W अपॉन G। क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आ रही बात। सर यहाँ पर A इक्वल टू W अपॉन G लिखा हुआ है। W अपॉन g लिखा है, तो W की वैल्यू mg है ना, यस सर। तो ये mg लगा दिया W की जगह। यस सर। सर mg सर अपॉन g। नहीं, सर मास की जगह हमने G क्यों लिखा? वही। अरे नहीं नहीं, अरे रुको रुको रुको, मैं गलत लिख गया, ये सही कह रहे हैं। ये W अपॉन m है। अरे यहाँ A इक्वल टू W अपॉन m है ना। अब सौरभ समझ में आ गया नहीं आ गया? यस सर अब आ गया। हाँ। अच्छा इसका A निकालो, इसका A कितना आएगा? 50 G अपॉन m, upon M. तो इसका W है 50g और इसका m है 50, तो हमारे हिसाब से तो इसका A भी g ही आ गया। अरे बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा इसका भी जो है A निकालो, तो भाई इसका भी A g ही आएगा और इसका भी g ही आएगा। देख लो सबके A g के इक्वल ही आएंगे। पहले ये बताओ ये सारी बातें आपके क्लियर हो पा रही हैं या नहीं? क्लियर। यस सर। खान उसका बोलो। यस सर। और ना समझ गए? Yes, sir. तो इसका मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो है मास कितना भी क्यों ना हो, सबका एक्सीलरेशन अर्थ के कारण जी ही आ रहा है। Yes, sir. भाई जिसका मास 100 था, जिसका मास 50 था, जिसका मास 200 था,
जिसका मास हमने एम ही लिया था, जी तो सबका ए तो सबका बराबर आ गया जी के। सभी के बातें समझ में आ रही हैं या नहीं? Yes, Yes, हाँ आओ ना बोलो। yes, sir. और ये एरो भी लगा लो, क्योंकि जी की फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ, इसलिए एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ। बोलो वर्टिकली डाउन। सर ये एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटी इक्वल हमेशा बस वर्टिकली डाउन में ही होते हैं ना? हाँ, इसका कंक्लूजन ये निकला, कोई भी बॉडी हो, कितने भी मास की हो, अर्थ के कारण जो एक्सीलरेशन होगा उस बॉडी का, वो जी के इक्वल है। अब मैं क्यों कह रहा हूं अर्थ के कारण एक्सीलरेशन होगा बॉडी, क्योंकि एक्सीलरेशन किसी फोर्स के कारण होता है, और यहाँ फोर्स कौन लगा रहा है? अर्थ। इसीलिए हमने कह दिया एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू अर्थ, वो कितना होगा? जी के इक्वल होगा, और उसकी डायरेक्शन क्योंकि वर्टिकली डाउन होती है, इसलिए हमने ये एरो दिखा दिए। अब मुझे ये बताओ सभी स्टूडेंट, आपके ये बात समझ में आ गई या नहीं है? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, उसका ये क्लियर? Yes, sir. लिख लो इन सब के बाद नीचे, ये सब कहाँ जो है फिगर बनाने के बाद नीचे लिख लो। लिखो दैट मीन्स acceleration of each body सर एक बार रिपीट कर दीजिए। that means acceleration of each body ठीक है? यस सर। सर एक क्वेश्चन है। बोलो। सर ये जो 200 kg ये तो अर्थ में ही है ना, तो सर हम जब नॉर्मल एक्सेलरेशन पढ़ते थे तो एक्सेलरेशन जी के इक्वल नहीं होता था, लेकिन सर ये तो अर्थ में ही है, तो ये भी क्यों जी के इक्वल है? मतलब आप कह रहे हैं 200 वाला मास अर्थ की सरफेस पर रखा है, तब भी इसका एक्सेलरेशन जी के इक्वल क्यों है? सर ये तो ठीक है, ये डाउनवर्ड्स में लग रहा है इसलिए जी के इक्वल है, ये समझ में आ गया। लेकिन सर हम जब दूसरा एक्सेलरेशन पढ़ते थे, लाइक इन अ स्ट्रेट, मतलब एक हाँ मैं समझ गया, मैं आंसर दे दूं, ध्यान दो। उसका बेटा वो जो है और आपने अब तक जो पढ़ा था, तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि भाई एक्सेलरेशन तभी होता है जब बॉडी मोशन करती है। जब सर फोर्स लगता है। नहीं, फोर्स लगता है तो जब अगर फोर्स लगता है तो ध्यान दीजिए, किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन तो होगा, भले वो मोशन करे ना करे। यस सर। सुनो, मैंने अभी सबसे पहले लिखाया था एक्सीलरेशन फोर्स के कारण होता है। अब वो बॉडी मोशन कर रही है या नहीं कर रही? बोलो। सर अगर मोशन कर रही है तब उसका ग्रेविटी भी होगा और उसका दूसरा वाला एक्सेलरेशन भी होगा। नहीं नहीं नहीं, वो दूसरा वाला एक्सेलरेशन ध्यान दो, जिसे आप दूसरा वाला एक्सेलरेशन कह रहे हैं वो क्या है? 50 kg 100 kg के केस में समझो, उस समय बॉडी हवा में है, नीचे की तरफ आ रही है। समझ में आया नहीं है? तो यहाँ जो बॉडी अगर मोशन कर भी रही है तो वो ऐसे मत समझो जैसे बस या कार या जो है ट्रेन या ट्रक अर्थ सरफेस पर दौड़ते हैं, ऐसी मोशन नहीं है। ये मोशन इस डायरेक्शन में है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है। ओके सर। तो इसकी मोशन हॉरिजॉन्टल, अब ऐसे समझ लो आओ ना, हम अक्सर दो बातें पढ़ेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। तो बेटा ये जो मोशन है वो वर्टिकल लाइन में है, हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं है।
सर नहीं, मतलब मेरा क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल कि एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टली भी हो रही है, वर्टिकली भी हो रही है? ऐसा हो सकता है, लेकिन ये आप, हाँ जो आप बात कर रहे हैं, आपका कहने का मतलब है कि एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल भी हो और वर्टिकल भी हो। यस सर। सर हाँ क्योंकि अगर मोशन में है तो उसका एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टली हो रहा है। बिल्कुल सही, लेकिन ऐसा हो सकता है, हो सकता है, लेकिन यहाँ हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात ही नहीं कर रहे, ओके लेकिन ऐसा हो सकता है। तो अब मैं क्या लिखा रहा था, मैं भूल गया। सर दैट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ ईच बॉडी। हाँ, एक्सेलरेशन ऑफ ईच बॉडी लिख लो इन वर्टिकल मोशन, acceleration of each body in vertical motion is always equal to g. Is always equal to g, small g, and its direction is always vertically down. फिर डायरेक्शन के बाद आपने क्या कहा? And its direction is always vertically down. सर लिख लिया। और लिख लेंगे, यस सर। यस सर। फुल स्टॉप लगा के लिखें इसी में, एक्सीलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये बात समझ में आ गई मैंने क्यों कह दिया इंडिपेंडेंट ऑफ मास? यस सर। हाँ अनुष्का, नो सर। इंडिपेंडेंट ऑफ मास का मतलब ये हुआ बेटा कि वो चाहे मास 1 kg है, 2 kg है, 1000 kg है, सबका एक्सेलरेशन बराबर है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी ना हाँ, सेम? जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, वो सबके लिए इक्वल होता है, चाहे वो 1 kg का हो, 2 kg का हो, कैसा भी। ओके सर। तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास आ गया ना। यस सर। जय राजा, कोई नहीं जाना, शादी को ले जाती थोड़ा घूमा नहीं जा रहे हैं। जबरदस्ती ले जाएगा। अरे बेटा चलो, कहना माना कर बेटा, राधे जा, चला जा बेटा, चला जा, बात मान जाते हैं। हाँ भाई लिख लिए सभी? यस सर। यस सर। ये बातें समझ में आ गई या नहीं? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। चलिए आगे देखते हैं। अब लिखें आगे साइन कन्वेंशन, हेडिंग डाल लें। सुनो इधर,
सभी ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, आसान नहीं है। यहां से u वेलोसिटी से किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया, ठीक है। क्या किया गया है? थ्रो। तो जनरली क्या होता है, बहुत कॉमन सेंस की बात है, आप जानते हैं कि बॉडी की धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जाती है, एक पॉइंट पे जाके जो m मान लिया वो रुक जाता है और फिर नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देता है, यही होता है ना। यस सर। यस सर। अब मैं आपसे जहां से ये थ्रो किया गया वो पॉइंट ओ मान, अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जब वो ओ से एम पॉइंट की तरफ जा रहा है तो आप उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ओ से एम की तरफ है या एम से ओ की तरफ? ओ से एम। ओ सेम। ओ से एम की तरफ। और उस बॉडी पर अर्थ जो फोर्स लगा रही है उसकी डायरेक्शन ओ से एम की तरफ है या एम से ओ की तरफ है? एम से ओ की एम तरफ। से ओ। सर एम से ओ की तरफ। तो अब आप पिछले क्लासेस में मैंने एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन की बात की थी, जरा वहां पर पढ़ो और देखो कि इस मोशन को रिटार्डेशन कहेंगे या एक्सीलरेटेड कहेंगे। वहां मैंने सारी बातें समझाई थी। सर ऊपर जाने को रिटार्डेशन। सर ऊपर जाने को रिटार्डेशन कहेंगे। हाँ भाई बोलो, क्या बात, क्या कहोगे इसे, एक्सीलरेटेड या रिटार्डेड? सर ऊपर जाने Retarded. को रिटार्डेड कहेंगे। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं क्यों कहोगे रिटार्डेड तो आंसर क्या होगा? सर क्योंकि क्योंकि उसका बोलो बोलो। सर वो धीरे होता जा रहा है, लाइक वो बैकवर्ड्स है। हाँ, चलो अनुष्का आपका क्या कहना था? क्योंकि सर वो जैसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और फोर्स उसके ऑपोजिट वर्क कर रहा है। अनुष्का ने आंसर सही दिया। आओ ना, आपका आंसर गलत नहीं था लेकिन इनका आंसर ज्यादा कर, क्योंकि रिटार्डेशन में मैंने कंडीशन लिखाई थी वेलोसिटी और फोर्स, अप्लाइड फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, हाँ या ना? यस। तो ये इसकी वेलोसिटी ओ से एम की तरफ थी, अर्थ फोर्स लगा रही है एम से ओ की तरफ, तो दोनों अपोजिट हो गए नहीं हो गए? यस सर। इसीलिए हम इसको रिटार्डेशन कहेंगे। बातें समझ में आ गई नहीं आ गई? यस सर। यस सर। लिख लो, ऐसे लिखो आप O to M, लिखो this is retarded motion as gravitational force is acting opposite to direction of velocity। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को डायरेक्शन ऑफ मोशन भी कहते हैं।
हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा, जब ये एम से एम पर पहुंच जाएगा, है नहीं, तो मुझे ये बताओ, जब ये एम पॉइंट पर पहुंच जाएगा, एम का मतलब मैक्सिमम हाइट पॉइंट, तो वहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी या कुछ और होगी? सर 0 होगी। कैसे कंफर्म करें 0 होगी? सर क्योंकि रुक गया। आओ ना, ऐसे तो बेटा कि इंस्टेंट के लिए रुक गया, रुका, लेकिन रुका थोड़ी देर के लिए, उसके तुरंत बाद नीचे में आना शुरू हो गया ना। सर क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। हाँ, बात आपकी सही है, 0 हो जाती है, लेकिन उसका जो सही एक्सप्लेनेशन है वो ये है, एम पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी एक छोटे से टाइम के लिए 0 हो गई, उसके बाद तो फिर नीचे की तरफ आना शुरू हो गया ना, यस सर। यस सर। है नहीं? अच्छा, अब जब ये एम से ओ की तरफ आ रहा है, तब बताओ, तब ये एक्सीलरेटेड कहा जाएगा या रिटार्ड? एक्सीलरेट। सर एक्सीलरेटेड। क्यों? सर क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम। सेम हो, बिल्कुल सही कहा। बात समझ में आ गई या नहीं आ? लिखो Yes, अगला, अगला पॉइंट लिखो। एट पॉइंट एम, एट पॉइंट एम, कॉमा आगे लिखो, बॉडी चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। हाँ, उसका लिख रहे हैं नहीं? देखो भाई, एट पॉइंट एम बॉडी चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। हाँ, होना ठीक है ये बात। yes, sir. एंड फ्रॉम एम टू ओ, and from M to O, motion is accelerated. हाँ भाई, बात समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. M to O क्या कहेंगे? Motion is accelerated. हाँ, लिख लो। Motion is accelerated because force, applied force and velocity are in same direction.
अरे लिख लिए नहीं? यस सर। यस सर, लिख लें। चलिए इधर देखें आप, ध्यान दीजिए, ये एक छोटी सी फिगर और बना। देख लिए? यस सर। सर ऊपर जाती है तो पॉजिटिव होता है हाँ हम सर, लेकिन रिटार्डेशन में तो नेगेटिव हो जाता है। नहीं, हाँ बात आपकी सही है। सुनो, आप 10th क्लास तक कैसे पढ़े वो सब भूल जाइए, ठीक है? मतलब ये हुआ, हम ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे और नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव। ओके सर। लेकिन आप चाहें तो नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव और ऊपर की डायरेक्शन नेगेटिव ले सकते हैं, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम जब भी पढ़ेंगे हम ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव मानकर ही चलें। ओके सर। आंसर, लेकिन आप ये कहें कि ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो और ऊपर की ही नेगेटिव ले लो, ऐसा पॉसिबल नहीं। मतलब अगर आपने ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव ली है तो नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव ही लेनी पड़ेगी। ओके सर। और नीचे की अगर आप नेगेटिव लिए हैं तो ऊपर की पॉजिटिव, और अगर नीचे की पॉजिटिव लिए तो ऊपर की नेगेटिव। सर आंसर, आंसर में फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही बातें सही है। ओके सर। ठीक है? इसका एक, जब जब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब अपने आप में पता बताऊंगा आपको कि क्यों फर्क नहीं पड़ेगा। सर ओके सर। सर इसका मतलब ये हुआ कि सर हम जितनी वैल्यू ऊपर लेंगे तो सर वो पॉजिटिव होंगी। हाँ, इसका मतलब यही है, लेकिन अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए मैं सारी बातें क्लियर करता हूँ धीरे धीरे। आज तो क्लियर नहीं हो पाएंगे, लेकिन ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ध्यान दो, हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे हम। पहली इक्वेशन को लिखेंगे बी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए बाई टी। दूसरी इक्वेशन को हम ये लिखेंगे, सर ये सेकंड में क्या लिखा है? अभी बता रहा हूँ। फर्स्ट में लिखा है बी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए बाई टी। सेकेंड में लिखा है बाई इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस 1/2 ए बाई टी स्क्वायर। और थर्ड में लिखा है बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ए बाई वाई। मतलब हमने ये बाई सफिक्स लगा दिया। सर थर्ड वाली में प्लस 2ay के बाद क्या है? 2a वाई के बाद बाई। देखो हम क्या किए हैं वो समझ। v की जगह वी वाई लिखे हैं, u की जगह यू वाई लिखे हैं, a की जगह ए वाई लिखे हैं, s की जगह y लिखे, और टाइम की जगह टाइम लिखे, ये लिखे। यस सर।
सर यहाँ पर y का मतलब क्या है? y का मतलब है, लिख लो, पहले मैं बता रहा हूँ, यू बाई लिखो। यू बाई का मतलब है, मतलब y का मतलब ये वर्टिकल डायरेक्शन, यू बाई का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, बी बाई का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, और y का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। और ए वाई का मतलब है एक्सीलरेशन। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। कोई बात नहीं, तुम रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्ड तो कर लिया है मैंने, ओके सर। और कुछ ज्यादा नहीं कराया है। ओके सर। लिख लिए सभी? यस सर। चलिए भाई रखते हैं, अब अगली क्लास में बात करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।